है मनीष कि मनीष की वजह से मैं चुनाव आ रहे हैं। मैंने अभी कहीं 96 में मनोवर हसन एमपी बने कैराना से, 96 से 98 तक एमपी रहे। उनकी कोई उपलब्धि हो तो मुझे बताना पूछे। धर्म सिंह जी ने तो क्या रखा, अगर मेरी भाजपा ज्वाइन हो ना हो तो मैं वोट ही करा को देना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चर्चित सीट कैराना लोकसभा पर सभी मानकर चल रहे थे कि मुकाबला कांटे का होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन के बीच हार जीत का अंतर बड़ा कम होगा, लेकिन इकरा हसन ने प्रदीप चौधरी को बड़े अंतर से चुनाव हराया है। तो इसके पीछे आखिर वजह क्या रही, प्रदीप चौधरी की कमजोरी क्या रही और इकरा हसन की मजबूती क्या रही, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुशील कुमार जी मौजूद हैं, जिन्होंने इस चुनाव पर बड़ी बारीकी से नज़र बनाए रखी और आपने पहले भी कैमरे पर सुशील कुमार जी को देखा होगा। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। हम और आप पहली बार इकट्ठे हैं और कोई वार्तालाप कर रहे हैं। आपके श्रोताओं और दर्शकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इस लोकसभा चुनाव में इकरा हसन का दुपट्टा बड़ा चर्चाओं में रहा, तो उनकी जीत में दुपट्टे का आप कितना रोल मानते हैं? देखिए, हम बेसिकली गुजर हैं और दुपट्टा हमारी संस्कृति है। अगर उस बेटी के सिर पे दुपट्टा रहा तो बहुत अच्छी बात है और उसका एक अच्छा संदेश है। रोल कितना रहा जीत में? दुपट्टे का अगर सिर पे होना है तो समाज ये मानता है कि भाई बेटी मर्यादा में है, बस इतना ही रोल है। दुपट्टे का रोल चुनाव में रोल नहीं होता। वो एक संस्कृति है, एक हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार हैं, वो उस भूमिका में है। लंदन से इकरा हसन ने पढ़ाई की, इसका आप कितना रोल मानते हैं? हाँ, ये एक परसेप्शन बना कि वो बेटी लंदन से पढ़ आई है और जो और जनप्रतिनिधि हैं उनसे कुछ बेहतर हो सकती है। वो एक संभावना बनी कि देखो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन का एक अपना रोल है, वो आपका एक परसेप्शन तैयार करती है। मान लिया नाहिद हसन ऑस्ट्रेलिया से आए थे पढ़ के, जब वो आए थे तो बहुत हुजूम हुआ था, लेकिन उसके बाद नाहिद हसन ने अपनी इमेज किस तरह की बनाई, ये उनके कारनामों ने तय किया कि उसकी इमेज कैसी बन गई। तो जहाँ तक वो लंदन से पढ़ आई हैं, एकेडमिक क्वालिफाइड है, वो एक अच्छा परसेप्शन है। जिस तरीके से चर्चाएं थी कि इकरा हसन और प्रदीप चौधरी के बीच में कांटे का मुकाबला होगा, तो मुकाबला आपने भी देखा होगा एक तरफा रहा। तो प्रदीप चौधरी की आखिर कमियां क्या रही, क्या कमजोरी आपने महसूस की? जहाँ से मैं देख रहा हूँ, मैं इस मुकाबले को मुकाबला ही नहीं मान रहा था। मैंने पहले भी किसी इंटरव्यू में कहा था कि वहाँ माइनॉरिटी का 6 लाख वोट है और मेजोरिटी का 11 लाख वोट है। तो 11 लाख और 6 लाख का तो कोई चुनाव ही नहीं होता ना। और जिस दिन चौधरी जयंत जी एलआई हो गए थे भाजपा के, उस दिन तो वहाँ मातम था गठबंधन प्रत्याशी के चबूतरे पे। कह रहे थे एक दुर्भाग्य है हमारा कि हमें ऐसी परिस्थिति में चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही, उसके अनेक कारण हैं। कुछ सामाजिक कारण है, कुछ राजनीतिक कारण है, कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण है, कुछ आने वाले चुनाव के भी कारण है। बहुत सारे कारण हैं। मैं सीधे तौर पर आपसे सवाल करूंगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह और मनीष चौहान का प्रदीप चौधरी की हार में कितना बड़ा योगदान रहा? माननीय मंत्री जी और मनीष चौहान, देखो मंत्री जी तो हमारे गार्जियन है भाई। मनीष की बात यह है कि वो लाइन में थे, टिकटार्थी थे और अति उत्साहित थे। मैं टिकट की लाइन में थे तो उनका टिकट ना होना और टिकट ना होने के बाद की जो परिस्थितियां पैदा हुई, उसमें उन्होंने जो वातावरण तैयार किया, उस विरोध ने जो है इस चुनाव की दिशा बदली। मैं अभी कुछ कहा कि जिस दिन चौधरी जयंत एलआई हुए थे तो चबूतरे पे मातम था, लेकिन जैसे ही ये मनीष चौहान ने विरोध दर्ज कराया
और उसके समर्थकों ने विरोध दर्ज कराया, तो इससे चुनाव की हवा बदली। सोशल मीडिया पे जो वीडियो आए, जो छोटे छोटे वीडियो आए, जो लोगों के वर्डिक्ट आए, वह आदमी के हाथ में कैमरा है, तो उससे चुनाव में एक विरोध खड़ा हुआ। तो आप मानते हैं कि प्रदीप चौधरी मनीष चौहान की वजह से चुनाव हार गए? अकेली वजह नहीं है मनीष, कि मनीष की वजह से मैं चुनाव हारे। मैंने अभी कई कारण बताए। आप मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा गांव है जहां मुस्लिम वोटर था और उस गांव के चुनाव लड़ने वाले प्रधानी के प्रत्याशी ने इकरा को नहीं बुलाया? आप ये देखो, 2024 के एमपी के चुनाव में 2026 का प्रधानी का चुनाव लड़ा जा रहा था। आप एक गांव का नाम बताओ, मैं बताऊंगा कि वहां इकरा का प्रोग्राम किस टाइम हुआ। रात के 2 बजे तक हमारे लोगों ने इकरा हसन को बुलाया, इसलिए कि वहां 150 धोबी थे, मुस्लिम धोबी। उनको साथ जोड़ने के लिए, प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए इकरा हसन का कार्यक्रम कराया। तो प्रधानी के लालच में जो है वो सब कुछ बिखर गया। एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए जो व्यक्ति थे, वो आपके सहारनपुर की दोनों विधानसभाओं के हों या हमारी शामली की विधानसभाओं के हों या भाजपा के जिला अध्यक्ष हों या और जो लाइन में लोग हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जाग रही थी, वो सब ये चाहते थे कि प्रदीप चौधरी चुनाव हारे। जाट समाज के जो लोग थे, हालांकि वो जैन, कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग ये मान रहे थे कि जैन को बल मिलना चाहिए, मजबूती मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोकदल के फैब्रिक पे चर्चा करें, लोकदल का क्या फैब्रिक है, उसकी संरचना क्या है? लोकदल के साथ जाट है, कुछ किसान हैं और बिरादरियों के, एक बहुत बड़ा धड़ा मुस्लिम किसानों का है। तो जब लोकदल एलआई होता है भाजपा का, तो जो मुस्लिम किसान हैं और जो लोकदल में हैं वो तो छोड़ ही देते हैं उसे, क्योंकि मुस्लिम जो समुदाय है वो भाजपा को वोट नहीं करता, अक्सर ऐसा देखा जाता है। और जो लोग थे, जो छोटे किसान और लोग रालोद में जुड़े हुए थे, वे भी गांव में किसी प्रधानी के साथ चले गए, किसी हरी टोपी वाले के साथ चले गए। किसान यूनियन भी एक फैक्टर था वहाँ, वो किसान यूनियन के साथ जुड़ गए। कुल मिला के लोकदल को, जिसे खुद मैंने कहा था कि लोकदल का जो वोटर है जाट समाज, वो एक सक्रिय भूमिका में नजर आओगा, ना तो वो सक्रिय भूमिका में नजर आया, ना उन्होंने जो है बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लिया। मैं खुद एक सेक्टर को देख रहा था उस चुनाव में, मैंने उस सेक्टर में महसूस किया कि बूथ खाली पड़े थे। तो लोकदल 2009 में भी तो यही हुआ था। आप फ्लैशबैक में चले जाओ थोड़े से, तो 2009 में हमारे बाबू हुकुम सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे पार्लियामेंट का, और आदरणीय चौधरी यशपाल सिंह जी ने खुले मंच से उनको समर्थन किया था यहाँ एक मीटिंग में। ठीक, रिजल्ट ये आता जो आया। कुछ लोगों का मानना यह है कि जिस तरीके से एनडीए में लोकदल शामिल हुई और जो वोटर जाट समाज से नाराज था वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता था, और जब लोकदल ही एनडीए में शामिल हो गया तो वो वोटर भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गया और उसने गठबंधन को वोट दिया। इसमें कितनी सच्चाई है? डीएम शामली ने हमें सेक्टर मजिस्ट्रेट होने के नाते एक जिम्मेदारी सौंपी कि अपने सेक्टर में एक फॉर्मेट दिया, ये भर कर लाओ, और उसमें कुछ लाइनें ऐसी थी कि ये पता करो कि समाज के किस हिस्से को कौन हिस्सा धमका सकता है, डरा सकता है, बूथ पाने से रोक सकता है। तो जब हम इसके लिए अपना अपना तरीका है काम करने का, मैं वाकई में फील्ड में गया, तो जब मैंने ताश खेलते हुए बहुत समाज के लोगों से वार्ता की, तो उनका जवाब ये था, बाबू जी अब तो कुछ रहा ही नहीं चुनाव में, अब तो डराने वाले भी हमारे साथ और हम डराने वालों के साथ। उन्होंने परसेप्शन तो ये क्रिएट किया, लेकिन जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन ये बात सामने आई कि वो लोग वो कहीं और मतदान कर रहे थे, वो उन्हें घुटन महसूस हुई उस वातावरण में। लोकदल के भाजपा के साथ आने से उस वातावरण में उन्हें घुटन महसूस हुई। दूसरी तरफ ये जो 400 पार का नारा था भाजपा का, इसका जो दूसरा परसेप्शन सामने आया कि संविधान बदला जा रहा है और कुछ सिंबॉलिक तौर पर भाजपा ने ऐसे कारनामे किए, बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़ा लिखा तबका ये समझ गया कि ये बदल सकते हैं। वो घर दर घर जो समझाया गया, और ये जो है हमारी जो कम्युनिटी है हरिजन, उन्होंने खुद ये कहा कि जब बाबा की किताब कोई बदल देंगे तो फिर रह क्या जाएगा। तो एक वर्ग जो है, जो संविधान के सहारे जिंदा है, संविधान का लाभ ले रहा है,
और बाबा साहब के आदर्शों पे ही जीवन व्यतीत कर रहा है, तो वो समाज से बदलना पड़ा। भाजपा का ये भी तो परसेप्शन क्रिएट हुआ है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जिस समय आरएलडी एनडीए में शामिल हो गई तो हसन परिवार के चबूतरे पर मातम था। तो क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए वरिष्ठ लोगों ने ही इकरा हसन को बल देने का काम किया? बल दिया, इकरा हसन को बल उन्होंने दिया। भाई आप ये देखो, कांदला ब्लॉक के 5-6 प्रधान इकरा हसन के यहाँ गए और उन्होंने उसको वहां से लेकर वहां तक चुनाव लड़वाया। हालांकि अगर आप कागजों पे बात करें तो उनके गांव से कुछ नहीं मिला। एक प्रधान के गांव से 156 वोट मिली, एक के गांव से 178 वोट मिली। तो हालात तो ये रहे, लेकिन वो वातावरण तो तैयार कर दिया उन्होंने। दूसरी बात, इकरा हसन की एक बड़ी जीत ये रही कि इकरा हसन को जो माइनॉरिटी का 6 लाख वोट था उसमें कहीं कार्यक्रम नहीं करना पड़ा, ना वोट मांगना पड़ा। इससे समाज को सीखना चाहिए, दूसरे समाजों को। उसे केवल और केवल फोकस करना पड़ा मेजोरिटी के 11 लाख वोट पर, उसमें से वो कितना तोड़ सकती है। एक बात। दूसरी बात, इंदौर का एक चुनाव हुआ है। इंदौर में कांग्रेस के कैंडिडेट को पर्चा वापस कराया गया। आपको जानकारी होगी कि इंदौर में 14% मुस्लिम वोटर था। उस वोटर ने 2,18,514 वोट नोटा को डाल ली। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस का कैंडिडेट हट चुका था, बसपा वाले को उन्होंने दी नहीं। ठीक, तो उन्होंने अपना वोट, विरोध दर्ज कराने का ये तरीका है। 2,18,514 वोट उन्होंने नोटा को डाली गई। ये देश में एक इतिहास है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो इतने संगठित हैं, एक तरफ हमारे लोग हैं जो मेजोरिटी में थे। 11 लाख वोट होने के बावजूद, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद, प्रचारक, विस्तारक, जिला प्रचारक, फला सिंह, ये सिंह, वो सिंह, इतने सिंह, पाया क्या बूथ में? इकरा हसन को प्रत्येक बूथ पर वोट मिला। ये उसकी सबसे बड़ी जीत है। प्रदीप चौधरी की हार में प्रदीप चौधरी का आप कितना बड़ा रोल मानते हैं? प्रदीप चौधरी की हार में प्रदीप चौधरी की भी भूमिका है। कांग्रेस जब 2014 में विदाई हुई थी तो लोगों ने ये आकलन किया था, और ये हकीकत है कि 60% योगदान जो है कांग्रेस का था। उनके कारनामे ऐसे थे। प्रदीप चौधरी 2019 में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे तो हमें भी अपेक्षा थी कि वो कुछ अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। उनकी समाज में भागीदारी कम रही, ऐसा लोगों ने बताया। ठीक, ये हमने पहले भी कहा था। लेकिन जब बात सामने आई, कुछ परसेप्शन ऐसा भी तैयार किया गया, जिन लोगों के यहाँ ना तो कोई शादी हुई पिछले 5 साल में, कोई मंडान नहीं करा, भगवान की कृपा से कोई घर में मौत भी नहीं हुई, कोई जन्मदिन नहीं मनाया, कोई आयोजन नहीं करा, उन लोगों ने भी कैमरे पे सामने आ गए कहा कि प्रदीप तो कहीं आते ही नहीं। एक तो ये परसेप्शन काम करता रहा। दूसरा, अगर वास्तव में प्रदीप की भागीदारी समाज में देखें तो वो भी कम रही। ये स्वीकार करना होगा। और मैं खुद प्रदीप जी से कहा था, मैं आप इसे स्वीकार करें। उनकी मेरी जब भेंट हुई कहीं तो मैंने उनसे सवाल किया था, मैंने कहा आप शामली में दिखाई नहीं देते। कि नहीं, मैं डीएम साहब के कार्यक्रम में था। मगर समाज में नहीं थे आप समाज से सरोकार रखो। ये 2 साल पहली बात है। चौधरी अख्तर हसन जनप्रतिनिधि रहे, मुनव्वर हसन जनप्रतिनिधि रहे, तबस्सुम हसन जनप्रतिनिधि रही, आगे नाहिद हसन जनप्रतिनिधि हैं, और अब इकरा हसन जनप्रतिनिधि बन गई हैं। तो मतलब क्या लोगों ने इस परिवार को देखा, महसूस किया? क्या डेवलपमेंट के आधार पर इकरा हसन को वोट दिया गया? चौधरी अख्तर हसन 1984 में टिकट पाए थे कांग्रेस से। बाबू सोमांश प्रकाश जिंदा है, मेरी अप्रैल में उनसे बात हुई। उन्होंने ही कैराना कोतवाली में फोन करके अख्तर हसन के घर सूचना भिजवाई थी। ठीक, 84 से 89 तक अख्तर हसन एमपी रहे। कोई उपलब्धि हो तो बताना मुझे भी पूछ कर, मैंने ये किसी और से भी पूछा। ठीक, 96 में मुनव्वर हसन एमपी बने कैराना से। 96 से 98 तक एमपी रहे। उनकी कोई उपलब्धि हो तो मुझे बताना पूछे। 98 में वीरेंद्र वर्मा से उनका चुनाव गया, वो चुनाव हार गए। वीरेंद्र वर्मा वहाँ एमपी बन गए। उसके बाद मुनव्वर हसन पिक्चर्स आउट हो गए। उसके बाद
हमारी जो है तबस्सुम बेगम ये MP बनी। ठीक, 2009 में बाबू हुकुम सिंह को हरा के हमने तबस्सुम को MP बनाया। 9 से 14 तक तबस्सुम हसन MP रही कैराना की। पार्लियामेंट में कभी उनका कोई सवाल उन्होंने पूछा हो, किस अपने चुनाव क्षेत्र की कोई समस्या उन्होंने पार्लियामेंट में रखी हो तो हमें भी पूछ के बताना। तो शिक्षा के क्षेत्र में उनकी उपलब्धि हो तो हमें भी पूछ के बताना। 2018 में बाबू हुकुम सिंह की मौत के बावजूद जब उपचुनाव हुआ मई 18 में, तबस्सुम जी फिर सांसद चुनी गई। तब में पार्लियामेंट में कुछ उन्होंने कहा हो तो हमें बताना। 2019 में हमारे प्रदीप जी से उनका चुनाव हुआ और फिर चुनाव हार गई। ठीक, और अब उनकी बेटी जो है इकरा हसन जो लंदन से पढ़ के आई है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कैराना की। कोई आया था मेरे पास, उन्होंने पूछा था कि उनके लिए क्या कहोगे। मैं उस बेटी को आशीर्वाद दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, और 2 बात भी कहना चाहूँगा कि वो खुद तो लंदन से पढ़ आई, लेकिन जिस समाज की सीढ़ियों पर चढ़ के वे पार्लियामेंट में पहुंची हैं, उस समाज की बेटियां यहाँ गलियों में पन्नी चुगती हैं। उनकी एजुकेशन का वो इंतजाम करे तो बड़ी उपलब्धि होगी उस क्षेत्र के लिए। और हमारी कैराना लोकसभा वहां से है, ननियारी से लेके और वहां तक है, वहां भी क्षेत्र है। क्योंकि इस क्षेत्र का दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे रशीद मसूद साहब लंबे समय तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। इन दोनों विधानसभाओं को अगर जोड़ लें, उनकी भी कोई उपलब्धि नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका कहीं नाम नहीं है कि उन्होंने कुछ कराया हो। कोई राजकीय स्कूल, कोई गवर्नमेंट कॉलेज, डिग्री कॉलेज, कुछ भी संस्थान कोई खड़ा नहीं कर पाया। केवल ये श्रेय बाबू हुकुम सिंह को जाता है। उन्होंने हमारे कैराना में कई संस्थान खड़े करवाए। विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज दिया, जवाहर नवोदय विद्यालय दिए। हमारे प्रदीप जी ने केंद्रीय विद्यालय भी प्रस्तावित था, वो पास कराया, जो संचालित होने जा रहा है। लेकिन इस परिवार के नाम 84 से 2024 आ गया, 40 साल हो गए इन्हें राजनीति करते हुए। आप मेरे से जो है ज़्यादा लोगों से सरोकार रखते हो, मुझे पूछ के बताना कि इनके नाम कोई उपलब्धि हो तो। चौधरी परिवार का आप इकरा हसन की जीत में कितना बड़ा रोल मानते हैं? बड़ा योगदान है। इसका आकलन इकरा हसन अभी कर नहीं रही, ना उन्हें एहसास है। ठीक, गंगों से जो जीत हुई है वो इतनी आसान नहीं थी। अगर चौधरी साहब जो है सामान्य अपनी जगह भी रहते तब भी नहीं जीत पाते। इसका उन्होंने आकलन नहीं किया, ना उनकी तरफ से मेरी जानकारी में, मेरे संज्ञान में कोई बयान भी उनका धन्यवाद का नहीं मुझे कहीं दिखाई दिया कि उन्होंने धन्यवाद दिया हो कि रुद्रसेन जी को या इंद्रसेन जी को बधाई या धन्यवाद, उन्होंने हमारा बेड़ा पार लगाया। राजनीति में यही तो होता है कि जिस सीढ़ी से हम वहाँ पहुँचते हैं, ऊपर पहुँच कर उस सीढ़ी को इधर फेंक दें। यही राजनीति में है, और वर्तमान में तो मोदी जी का काल है, यही राजनीति है। गुरुजी, माहौल मनीष चौहान के विरोध की वजह से इकरा हसन के पक्ष में बना, या फिर जिस तरीके से सैनी समाज भी अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा था और राजपूत समाज भी अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा था, तो वो भी इकरा हसन की जीत में बड़ा योगदान साबित हुआ? वो भी फैक्टर रहे। देखो, मैं थाना भवन में कुछ लोगों से परिचित हूँ। चुनाव के दिन उन्होंने मुझे फोन करके बताया था, ठीक, कि हमारा समाज रुका था लेकिन औरतों ने मना कर दिया। औरतों ने कहा हम वोट योगी जी को देंगे और मोदी जी को देंगे, और वास्तव में जो है वहाँ की जो फिगर आई है मेरे सामने, उन्होंने वोट दिया है। और फिर थाना भवन विधानसभा का जो फैक्टर फिगर है वो ठीक बता रहे हैं, 670 वोट की जीत हार कुछ होती नहीं। रही बात इधर के जो ठाकुर हैं, उन्होंने विरोध किया होगा, उनकी फिगर मैंने देखी नहीं। रही बात सैनी समाज की, सैनी समाज नकुड़ विधानसभा का जो सैनी समाज है उसमें विरोध था। किसी ने मुझे, बहुत भले आदमी ने, साफ सुथरे आदमी ने बताया था कि हमारे धर्म सिंह सैनी जी ने एक कोर मेंबर्स की मीटिंग बुलाई थी, और उस मीटिंग को बुला के उन्होंने ये कहा था अपने लोगों से कि मैं भाजपा ज्वाइन करने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर ज्वाइन ना कर पाया फिर तो कोई बात ही नहीं, तुम्हें वोट देनी है। अगर मैं भाजपा ज्वाइन कर पाया, मेरी ज्वाइनिंग भी होगी, तो मैं वोट वहीं देना है जहां देना है। ये हमें ट्रेन में, हम तो आम आदमी है, रेल में, बस में, सड़क में, टेम्पो में घूमते रहे, तो हमें किसी भले आदमी ने बताया था कि धर्म सिंह जी ने तो क्या रखा, अगर मेरी भाजपा ज्वाइन हो ना हो तो मैं वोट इकरा को देना।
मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ नहीं कि मुझे किसी से डर लगे। जो मेरे सामने आया मैंने आपको बता दिया। आप समाज में रहते हैं तो जिस तरीके की ये शुरुआत हो गई है, सैनी समाज ने विरोध किया, राजपूत समाज ने विरोध किया, पहले गुर्जर समाज धर्म सिंह सैनी का विरोध कर रहा था, तो ये यहीं पर स्टॉप लगेगा या आगे आने वाले चुनाव में भी दिखाई देगा? गुजरात प्रदेश के अंदर एक राजकोट लोकसभा है, वहाँ एक बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला ने ये शुरुआत की। उसने वहाँ के राजे महाराजाओं और इस क्षत्रिय समाज पर टिप्पणी करी, वहाँ से ये जड़ चली। तो ठाकुर समाज ने उसके विरोध के लिए भाजपा का विरोध किया, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं ऐसी मिट्टी के बने हुए हैं कि उन्होंने पुरुषोत्तम रूपाला का ना तो कैंडिडेचर खत्म किया, निरस्त किया, उसको ही चुनाव लड़ाया और वो राजकोट से चुनाव भी जीत गए। उसका विरोध ये सब जगह फैला। इसमें कुछ भूमिका हमारे जो कुछ समाज के जिम्मेदार लोगों ने, मिहिर भोज जी की गौरव यात्रा निकाली थी, उसका भी इन्होंने सहारा लिया। हमारे क्षत्रिय समाज ने, ठाकुर समाज ने उसको भी भूमिका बनाया। हमारे सैनियों का भी कुछ विरोध रहा। लेकिन मैं आपको एक बहुत बेबाक एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग इस तरह के कारनामे करते हैं, किसी दूसरे को हराने के लिए अपनी ताकत लगाते हैं, वो भविष्य में स्वयं समाप्त हो जाते हैं। और भारत का लोकतंत्र एक समुदायों का लोकतंत्र है, समुदाय, ठीक। इसमें हमेशा यही होता रहा है। हमारी बसावट भी ऐसे ही है। मान लिया कुछ क्षेत्र है, जैसा मानकुड़ में ही सैनी ज़्यादा हैं, तो वहाँ से जब फैक्ट और फिगर आएंगे तो ये अंदाजा होगा भाई सैनियों ने वोट नहीं दिया। नकुड़ में गुजर है, अगर वहाँ वोट दिखेगा बूथ पे सभी पे भाई, तो अब दिख रहा है, साफ दिख रही है ना फैक्ट और फिगर। प्रदीप जी आकलन कर सकते हैं कि गुजरों ने मुझे इतना वोट दिया। मान लिया एक गाँव है, उसमें इतने 400 सैनी है और 900 उसमें गुजर हैं, 1300 वोट होगी, और उसमें से जो निकल कर आ रहा है वो समझ सकते हैं ना कितना किसने दिया। तो ये तो आकलन हो ही जाएगा। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।